हेलो, गुड आफ्टरनून। तो मैं आपके सामने दोबारा फिर से उपस्थित हूँ। आज देखिएगा, हम लोग अपने सोशोलॉजी में कुछ टॉपिक्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, ताकि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि कुछ या तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं या तो समसामयिक मुद्दे हैं, ये कह लीजिए, या आपके सिलेबस से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आई मीन टू से कि मैं चाहती हूँ कि जब हमारी प्रॉपर क्लासेस सोशोलॉजी की शुरू हों तो उसके पहले मेरे कुछ 2-4 वीडियोस ऐसे आपके सामने आ जाए, जिसमें आपको मेरी एक तो पढ़ाने की शैली आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और किस तरीके से चीज़ों को कवर किया जाएगा वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर के पेपर्स में लगातार कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज रहे हैं। हालांकि सोशोलॉजी का जो सेकंड पेपर है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है समाजशास्त्र का, तो उसमें भारतीय समाज से कनेक्टेड बहुत सारे जितने भी इश्यूज हैं, मतलब वो भारतीय समाज से ही कनेक्टेड हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि कंटेम्प्रेरी, मतलब समसामयिक रूप से आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों के पेपर में लगातार अगर आपने मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को ठीक तरीके से उसका चेकिंग की होगी, उसका अभ्यास किया होगा, ठीक तरीके से रीड किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शनल सोशियोलॉजी को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो ये नेचुरल बात है, ऑब्वियस थिंग है कि आपने पिछले साल के जो प्रश्न पत्र रहे हैं मुख्य परीक्षा के, तो आपने कहीं ना कहीं उनको 2-3 बार रीड किया होगा। तो मैं ये चाह रही थी कि उसमें से जैसे 2-3 ऐसे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच में थी कि किस तरीके के मुद्दों को मैं लेकर आपके सामने आऊँ, तो मुझे उसमें सबसे एक बेस्ट वे जो लगा कि जितने हमारे कंटेम्प्रेरी 2-3 इश्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ अगर यहाँ पर डिस्कस कर लूँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसी में से देखिएगा, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है सबरीमाला मंदिर केस। तो काफ़ी कुछ आपने इसके बारे में सुना हुआ है, काफ़ी कुछ सुना होगा आपने इसके बारे में, सबरीमाला। और एक तरीके से मुख्य रूप से असमानता को लेकर मुद्दा है, जो हमें समानता के अधिकार दिए गए हैं, तो उसको लेकर मुख्य रूप से ये जो मुद्दा है सबरीमाला, और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा। आपको पता है कि 2018 में, विशेष तौर से आपको पता है कि 2018 में जब विशेष रूप से जस्टिस दीपक मिश्रा हमारे एक्स CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वर्तमान में आपको पता है कि YS चंद्रचूड़ जी हमारे जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस समय चंद्रचूड़ जी, इन्हीं की जो टीम है, कमेटी रही, इनकी जो बेंच रही, उसी के एक सदस्य रहे थे, एक जस्टिस रहे थे, और इस तरीके के फैसलों में वो भी बहुत अच्छी तरीके से उपस्थित थे, और उनके निर्णय भी, उनकी भागीदारी भी इन निर्णय के अंदर थी। तो आपको पता है कि जस्टिस दीपक मिश्रा, जो कि जाने जाते हैं अपने ऐतिहासिक निर्णयों के लिए, और आपको पता है कि 2018 में उन्होंने एक से बढ़कर एक अपने ऐतिहासिक निर्णय दिए, एक से बढ़कर एक, ठीक है। जैसे कि उसमें बहुत सारे निर्णय थे। पहला निर्णय था जिसमें सबरीमाला टेम्पल केस के ऊपर उन्होंने बात की, जो महिलाओं की एंट्री को लेकर था मंदिर के अंदर, मुख्य रूप से महिलाओं के प्रवेश को लेकर था। मुद्दा क्या था मैं भी आपको बताऊंगी। दूसरा, उन्होंने आपको बताया कि ट्रिपल तलाक के ऊपर अपना निर्णय दिया था, और जो इंस्टेंट तलाक है, जिसे हम एक तरीके से मौखिक तलाक या त्वरित तलाक कहते हैं, तो इंस्टेंट तलाक अर्थात 3 तलाक जिसे हम कहते हैं, तलाक तलाक तलाक, तो उसको भी उन्होंने खारिज किया था, जिसे हम तलाक के बिद्दत भी कहते हैं, तो तलाक के बिद्दत के ऊपर भी उन्होंने बात की थी। और इसी तरीके से उन्होंने एडल्ट्री के ऊपर अर्थात व्याभिचार के ऊपर बात की थी, और उन्होंने बताया था कि पत्नी पति की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई अपनी मालिकाना हक वाली संपत्ति नहीं है, और इस तरीके के जो फैसले रहे उन्होंने यहाँ पर जम कर दिए समलैंगिकता के ऊपर, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट आज के ही पेपर में, मतलब आज का जो दिन है, आज ही के पेपर में आपने देखा होगा कि जो समलैंगिक है, होमोसेक्सुअल्स हैं, तो जैसे कि मैंने बहुत बार अपने इन सारे विषयों के ऊपर मेरे और भी वीडियोस रहे हैं, और आज मैं मलुका IAS की ओर से भी इन पर बात कर रही हूँ, तो मैंने कईयों बार, उतनी बार इन तथ्यों में मैंने स्पष्ट किया आप लोगों को कि उन्हें विवाह का अधिकार नहीं था। हाँ, वो साथ रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपने कुछ इंटीमेट पलों को बिता सकते हैं, लेकिन उन्हें विवाह का अधिकार नहीं था। लेकिन आपको पता है कि आज ही के न्यूज़पेपर में ये बात रही है, आज जो थर्सडे का दिन है,
तो आज ही के 4 तारीख को 4 मई के पेपर में तो आज ही ये बात रही है कि एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे और हम सिर्फ संविधान की सुनेंगे और संविधान के अनुसार जो निर्णय रहेगा और उसके ऊपर हम बात करेंगे। और खास तौर से केंद्र सरकार ने बोला है कि हम एक समिति को भी अपॉइंट करेंगे जो इस बात की देखरेख करेगा कि क्या ऐसे जो जितने भी हमारे LGBTQ है या LGBTQ वाले जितने भी लोग हैं, क्वेयर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, तो उनके ऊपर जो उनके प्लस लोग हैं तो क्या उनके बीच में मैरिज हो सकती है और किस तरीके के अधिकार या प्रावधान उनके लिए सुरक्षित किए जा सकते हैं। तो पहले उन मुद्दों पर बात होगी, देन उनके विवाह के फैसले के ऊपर कोई सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के ऐतिहासिक निर्णयों को देने वाले रहे जस्टिस दीपक मिश्रा, जिन्होंने सितंबर 2018 में एक से बढ़कर एक अपने निर्णयों को दिया। और उसी में से मैंने बताया कि एक बहुत ही गंभीर विषय था, वो था सबरीमाला टेम्पल केस का मुद्दा। और अगर आपने जितना ऊपरी तौर पर सुना है, तो जैसे आपको मैंने बोला कि यूपीएससी में सोशियोलॉजी के पेपर में इन मुद्दों के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर पूछा गया है, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर पूछा गया है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर आपसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। महिलाओं के अधिकार को लेकर मुख्य रूप से ये जो मुद्दा जुड़ता है सबरीमाला टेम्पल केस का, ये महिलाओं के अधिकार से जुड़ता है। मुख्य रूप से किससे जुड़ता है? ये महिलाओं के अधिकार को लेकर जुड़ता है। और विशेष तौर से जो हम इसमें महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से ये मुद्दा स्वयं को जोड़ता है आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में, जहां पर हम समानता के अधिकारों की बात करते हैं। तो उनसे ये मुख्य रूप से खुद को अटैच करता है ये मुद्दा। कौन सा? सबरीमाला टेम्पल केस का मुद्दा। और मुख्य रूप से इसी में यही बात की गई है कि आखिरकार महिलाओं का जो प्रवेश है वो वहां पर निषेध क्यों माना गया, मतलब निषेध क्यों किया गया, ऐसा क्या कारण था और उसके पीछे क्या वजह रही। तो देखिए, इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली आपको पता है कि जो सबरीमाला टेम्पल है वो केरला में स्थित है, ठीक है। और केरला के पठानमथिट्टा जो करके प्लेस है उसका, वहां पर है पठानमथिट्टा। तो आपको पता है कि वर्ड्स थोड़े से जो रहते हैं साउथ इंडिया के वो टफ रहते हैं। तो केरला में सिचुएटेड है, केरला में स्टैब्लिश्ड है ये मंदिर। और केरला के पठानम, क्या पठानम, वैसे उसे वहां पर पठानम बोला जाता है, बट ठीक है, हम पठानमथिट्टा, तो मैं यहां पर आपको लिख कर बताती हूं। तो केरल के पठानमथिट्टा नाम का जो प्लेस है, ठीक है, वहां पर सिचुएटेड है हमारा सबरीमाला टेम्पल। और जो यहाँ के मुख्य रूप से गॉड माने जाते हैं, ठीक है, वो गॉड अयप्पा। कौन माने जाते हैं? मुख्य रूप से जो इनके भगवान माने जाते हैं वो अयप्पा माने जाते हैं, जिन्हें वहां पर जो है एक तरीके से जो आप कह सकते हैं कि जो एक कहते हैं सेलिब्रेट, जो आप कहते हैं डाइटी। तो सेलिब्रेट डाइटी मतलब वहाँ के जो देवता है ब्रह्मचारी, तो सेलिब्रेट डाइटी मतलब एक जो ब्रह्मचारी देवता है, इन्हें वहाँ पर वो माना जाता है गॉड अयप्पा को। तो आपको पता है कि इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो कि जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर मतलब सारे के सारे हिंदू माइथोलॉजी में जैसे आप देखते हैं कि मुख्य रूप से हनुमान जी को भी कुछ इसी तरीके के सेलिब्रेट डाइटी माना जाता है, ठीक है। तो इन्हें भी वहां पर सेलिब्रेट डाइटी, एक जो ब्रह्मचारी देवता है वो इन्हें वहां पर माना जाता है। और चूंकि ब्रह्मचारी हैं तो जैसे आपको पता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने हनुमान जी के बारे में भी सुनी होंगी कि मुख्य रूप से महिलाओं को या लड़कियों को उन्हें टच नहीं करना चाहिए, उन्हें छूना नहीं चाहिए, उन्हें दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहाँ पर एंट्री निषेध नहीं है, मतलब अदरवाइज अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली बात करें तो हनुमान जी के मंदिर में जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब वो निषेध नहीं है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली बहुत से प्लेसेस में कुछ जगह पर अब ये जो चीज़ें हैं, जो इस तरीके के ट्रेडिशन रहे हैं, रिचुअल्स रहे हैं, वो ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर निषेध मतलब नहीं है, जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। हाँ, बट डेफिनेटली जो हनुमान जी उनको छूना कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर निषेध माना गया है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो केरला का जो पठानमथिट्टा है, जहाँ पर गॉड अयप्पा है, जिनकी पूजा वहाँ पर की जाती है, तो उन्हें सेलिब्रेट डाइटी बोला जाता है। और मुख्य रूप से वहाँ पर 10 से लेकर
जो 50 साल तक की महिलाएं हैं उनकी जो एंट्री है वो बेसिकली यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, ठीक है, वो बैन है। मतलब कि 10 से लेकर 50 साल तक की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, प्रौढ़ अवस्था की महिलाएं हैं, वो गॉड अयप्पा के टेम्पल अर्थात सबरीमाला में वो एंटर नहीं कर सकती है। वो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड किया गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ, है ना। और इसके पीछे बहुत सारी चीजें, और बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम पे हम इन चीजों को इतना पॉजिटिवली ले रहे हैं और खुलकर इतने अच्छे तरीके से इन चीजों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि 10 साल से लेकर 50 साल तक की जो महिलाएं हैं वो अपने मेंस्ट्रुएशन एज में होती हैं, ठीक है। तो जो इनका मेंस्ट्रुएटिंग एज है वो बेसिकली 10 से 50 साल माना जाता है। और माना जाता है कि उस वक्त जो महिला है या बच्चियां हैं वो बेसिकली पल्यूटेड मानी जाती है, इम्प्योर मानी जाती हैं। इम्प्योर मतलब अशुद्ध। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो ये शुद्धता का अशुद्धता का जो पॉइंट है, प्योरिटी, इम्प्योरिटी, पल्यूटेड, नॉन पल्यूटेड, इम्पल्यूटेड, अगर आप देखेंगे तो हमारे टोटल इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग जब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो खास तौर से जब उसमें हम लोग वर्णा सिस्टम या कास्ट सिस्टम के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स रहे हैं, जिनमें से श्रीनिवासन भी हैं, घुरिये भी हैं, आंद्रे बेतेई भी हैं। तो ये बड़े बड़े थिंकर्स हैं हमारे, जितने भी सोशियोलॉजिकल, जितने हमारे फिलोसफर्स हैं या थिंकर्स हैं, इन लोगों ने बहुत ही खुलकर इसके ऊपर बात की हुई है। और इन्होंने बताया है कि इंडिया के अंदर जो बेसिकली कास्ट सिस्टम रहा है उसमें बहुत सारे थ्योरीज में से एक थ्योरी ये भी वर्क करता है जो काफी मतलब प्योरली वर्क करता है, कि जहां पर हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लुई ड्यूमा करके जो एक थिंकर है, तो लुई ड्यूमा तो अपने पूरे सोशियोलॉजिकल रिसर्च को कास्ट सिस्टम के ऊपर जब वो रिसर्च करते हैं तो वो अपने पूरे इस सोशियोलॉजिकल रिसर्च को पूरी तरीके से प्योरिटी इम्प्योरिटी के ऊपर ही आधारित करते हैं, बेस्ड करते हैं। तो मैंने बोला ना कि जब हम सोशियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें हमारे लिए कोई बहुत विशेष चीजें नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पर ये भारतीय समाज के अंदर काउंटेबल है, मतलब काउंट होती है, ठीक है। तो उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जो गॉड अयप्पा के टेम्पल अर्थात सबरीमाला टेम्पल के अंदर माना जाता है, जिसके ऊपर जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपना वर्डिक्ट दिया। और वर्डिक्ट ये था उनका कि इस मंदिर के अंदर जो 10 से 50 साल तक की महिलाओं या बच्चियों की जो एंट्री है जो बेसिकली बैन की गई है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एज, ठीक है। तो मासिक धर्म के कारण, और इस वजह से उन्हें पल्यूटेड माना जाता है, उन्हें इम्प्योर माना जाता है उन 4-5-6 दिनों के अंदर। तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट एंटर इन द गॉड अयप्पास टेम्पल, ठीक है। तो उनकी एंट्री बैन है और वो गॉड अयप्पा के टेम्पल में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन बात वही है कि इसके ऊपर अभी मैं केस के ऊपर और भी इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगी। तो इसके ऊपर जो बेसिकली जो अपना फैसला दिया वो 28 सितंबर 2018 को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इसमें अपना फैसला है वो बेसिकली दिया कब 28 सितंबर 2018 को जस्टिस दीपक मिश्रा ने। और जो इसमें अदर जो जस्टिस थे वो अदर जस्टिस इसमें वर्क कर रहे थे, जस्टिस नरीमन कर रहे थे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा कर रही थी, DY चंद्रचूड़ कर रहे थे इसके अंदर, और इसी तरीके से एक और थे इसमें डॉक्टर रेड्डी, जस्टिस रेड्डी, और इसी तरीके से जस्टिस द्विवेदी भी। तो इस तरीके से जो इनकी बेंच थी वो इन जस्टिस के साथ मिलकर बनी थी इनकी बेंच। और इस बेंच ने मतलब अपना 3:2 के रेशो से अपना वर्डिक्ट दिया। और वर्डिक्ट यही था कि 10 से 50 साल तक की महिलाओं की जो एंट्री है जो बैन की गई है, ठीक है, बेसिकली हम उसे डिनाई करते हैं, इस फैसले को खारिज करते हैं। और इस मामले में अब जो 10 से 50 साल तक की ही नहीं बल्कि किसी भी उम्र की जो महिला है वो इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकती है, प्रवेश पा सकती है। और बेसिकली इसमें जो पिटिशन दायर की गई थी, तो जो पिटिशन का इसमें बेस था वो यही था बेसिकली कि जो महिलाओं की एंट्री है जो बेसिकली जिनको बैन किया गया है हमारे समाज के द्वारा, तो वो किस किस चीजों को वायलेट करने का काम करती है। तो बेसिकली इसमें जो बताया गया कि ये मुख्य रूप से जो आर्टिकल 14 है, तो मुख्य रूप से आर्टिकल 14 को वायलेट करती है, जहां पर हमें समानता के अधिकार
जो बेसिकली हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ये उसको वायलेट करने का काम करती है, और साथ ही साथ मुख्य रूप से आर्टिकल 25 को वायलेट करने का काम करती है। तो मुख्य रूप से आप अगर देखेंगे तो ये किस किस को वायलेट करती है, ये मुख्य रूप से वायलेट करती है आर्टिकल 14 एंड 25 को। तो ये जो केस है, ये जो केस आया, ये बेसिकली बताया इस केस ने कि ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। 14 जो वायलेशन, जहां पर हम बताते हैं कि सभी को बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, है ना, किसी भी जन्म स्थान, मूल स्थान इत्यादि के भेदभाव के बिना, तो भारत का संविधान सभी को समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जब तक कि कोई एक्सेप्शनल केस सामने ना हो। तो ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द नेचुरल फिनोमिना। मतलब जो ये है, एक ये प्राकृतिक घटना है जो महिलाओं के साथ घटित होती है, और उस बेसिस पर उन्हें पॉल्यूटेड मान लेना या उन्हें इम्प्योर मान लेना, ये प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर महिलाओं के लिए बेसिकली आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। समझ में आ रही है आपको? और जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 जो हमें अधिकार देता है, ठीक है, कि हम किसी भी तरीके से अपने धर्म का अनुपालन, उसका प्रचार प्रसार इत्यादि कर सकते हैं, उसको मानने का, अबाध रूप से मानने का, आचरण करने की जो स्वतंत्रता है, जो भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। तो बेसिकली आर्टिकल 25 का भी वायलेशन करता था तब तक जब तक कि गॉड अयप्पा के टेंपल में 10 से 50 साल तक की महिलाओं की एंट्री को बैन किया गया। लेकिन 28 सितंबर 2018 को मैंने क्या बताया, ये फैसला पलट दिया गया जस्टिस दीपक मिश्रा के द्वारा, और वापस उन्होंने बोला कि अब किसी भी उम्र की जो महिलाओं की एंट्री है वो यहाँ पर बैन नहीं होगी। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो त्रावणकोर बेसिकली जो वहाँ पर आपको पता है कि जो भी टेंपल है, उस टेंपल की देखरेख करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन या उसके मैनेजमेंट के लिए आपको पता है कि एक कोई बोर्ड बनाया जाता है या किसी संस्थापक बोर्ड की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही मामला था। तो जो बेसिकली मामला था यहाँ पर, तो यहाँ पर मामला था जो सबरीमाला टेंपल है और जो लॉर्ड अयप्पा को या गॉड अयप्पा को जो एक सेलिब्रेट डायटी के तौर पर मानते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर, और जो पथानमथिट्टा जो डिस्ट्रिक्ट है, और जो आपको पता है कि वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस में, तो जो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस है वहाँ पर पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबरीमाला जो टेंपल है वो है। और आपको पता है कि बहुत यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो गॉड अयप्पा के टेंपल में फॉलो की जाती है, उन्हें प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि यहाँ पर उसी तरीके से जो उनका अपना बोर्ड है, ट्रस्ट है, उन्होंने अपने एक पॉइंट को वहाँ पर कोर्ट के सामने रखा कि बेसिकली देखिए हमारे यहाँ पर एक 41 डेज का पेनेंस होता है। तो पेनेंस मतलब होती है तपस्या। तो एक 41 डेज का मतलब 41 दिनों का हमारे यहाँ पर एक तपस्या होती है। उस तपस्या में हमें क्या करना होता है कि अपने सर के ऊपर काफी बोझ रखकर, लगभग 12, 15, 20 किलो का बोझ रखकर, जिसमें सारी सामग्री होती है, गॉड अयप्पा का प्रसाद होता है, कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र होते हैं, वो बर्तन होते हैं जिसमें खाना बनाया जाए, लेकिन उसे दिन रात बांध कर सर के ऊपर रखा जाता है। उसी तरीके से सोया जाता है, उसी तरीके से उठा जाता है, उसी तरीके से चला फिरा जाता है, उसी तरीके से खाया पिया जाता है, और अपने दैनिक क्रियाकलाप जो भी किए जाते हैं वो बराबर वो 41 डेज का जो पेनेंस है, जो तपस्या है, वो जो एक तरीके का बोझ है, तो उसको लेकर किया जाता है। और उसी तरीके से 41 डेज की तपस्या के बाद गॉड अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो जो इस तपस्या को पूरा करता है। तो उन्होंने वहां पर जो अपना लॉजिक रखा, तो उनका लॉजिक था, जो ट्रस्ट है उनका लॉजिक था कि बेसिकली देखिए, अगर हमें महिलाओं के साथ ही कोई असमानता का बर्ताव करना होता तो हम 10 साल तक की और 50 वर्ष से ऊपर की भी महिलाओं की एंट्री बैन करते, इन द सेंस ऑफ हम टोटल महिलाओं की एंट्री को ही बैन कर देते। जैसे कि आपको पता है कि हाजी अली की दरगाह में महिलाओं की, जो मुंबई में हाजी अली की दरगाह थी, आपको पता है कि उसमें भी महिलाओं की जो एंट्री है वो टोटल बैन थी। लेकिन बाद में आपको पता है कि वहां पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली की दरगाह को भी खोला और बोला कि महिलाओं का भी अधिकार है कि जिस भी देवता को या जिस भी अल्लाह को या जिस भी जीसस को मानते हैं, तो उनकी आराधना करने का हक बराबर तरीके से सबको मिलता है। तो हाजी अली की दरगाह में भी महिलाओं की एंट्री दी गई। तो उन्होंने तर्क रखा कि अगर हमारे अंदर ये बात होती तो हम प्रत्येक उम्र की महिलाओं या बच्चियों की एंट्री को, प्रवेश को निषेध करते।
पर हमने सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन एज की विमेन को ही यहाँ पर एंट्री को बैन किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो गॉड अयप्पा है वो हमारे लोकल गॉड है, समझ रहे हैं, वो हमारे लोकल सेलिब्रेट डाइटी हैं, मतलब लाइक वो रामा की तरह, लॉर्ड रामा की तरह या लॉर्ड कृष्णा की तरह, अर्थात भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण की तरह या देवी दुर्गा की तरह वो कोई एक तरीके से भगवान नहीं है, ठीक है। ये जो है वो सिर्फ केरला के अंदर विशेष रूप से जो गॉड अयप्पा है वो सिर्फ केरला के अंदर पूजे जाते हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। तो गॉड अयप्पा को तमिलियंस या फिर जो तेलुगु है या फिर मतलब आंध्रा में या तमिलनाडु में या पंजाब में या हरियाणा में या दिल्ली या यूपी या बिहार में तो पूजा नहीं जाता है। तो जो गॉड अयप्पा है हमारे वो सेलिब्रेट डाइटी हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कि हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी हैं वो भगवान है पूरी तरीके से, वो पूरे हिंदुस्तान मतलब पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। तो वहां की जो चीजें हैं वो अलग है, लेकिन जो गॉड अयप्पा है वो हमारे लोकल गॉड है। तो लोकल गॉड के साथ हमारे अपने कुछ लोकल रिचुअल्स जुड़े हुए हैं, हमारे जो अपने स्थानीय तौर पर जो कुछ मतलब इस तरीके के रीति रिवाज हैं, कुछ चीजें हैं वो हमारे यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो अगर जो हमारी लोकल चीजें हैं अगर हम उनकी ठीक से अनुपालना ना करें, मान लेते हैं मतलब हम उन्हें ठीक से फॉलो ना करें, उनका अनुकरण ना करें, तो पूरी संभावना है कि गॉड अयप्पा नाराज हो जाएंगे, वो अग्रेशन में आ जाएंगे। और लगातार जो केरला के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई, बारिश हुई, केरला के जो हालात हुए इस फैसले के बाद जो 2019-20 में हुए, तो बराबर उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया कि इस तरीके के जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उन बातों का प्रभाव सीधा सीधा हमारे वेस्टर्न घाट के ऊपर पड़ रहा है, मतलब पथानमथिट्टा के ऊपर पड़ रहा है। और जो गॉड अयप्पा है वो नाराज हो रहे हैं क्योंकि वो इन फैसलों से नाखुश हैं और वो लगातार प्राकृतिक आपदाएं दे रहे हैं। और अगर यही हाल रहा और इस तरीके से हमारी बनाई गई मान्यताओं को जबरदस्ती संविधान को बीच में लाकर ब्रेक किया गया तो पूरी संभावना है कि कल को बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ सकता है और पूरे केरला को खत्म कर सकता है। और आश्चर्य रूप से आपको बताने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं ने इस फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के बराबर कहने के बाद भी कि महिलाएं जो है एंट्री कर सकती हैं, प्रवेश पा सकती हैं, उसके बाद भी स्वयं केरला की महिलाओं ने, स्पेसिफिकली जो पथानमथिट्टा है वहां की महिलाओं ने पूरी अपनी एक हाथों की श्रृंखला बना ली, एक हैंड चेन बना ली और उन्होंने बोला कि जो भी महिला पूरे देश से या केरला से अगर वो एंट्री पाने की कोशिश करती है जो 10 से 50 वर्ष तक की उम्र की है आधार कार्ड को देखकर, तो बराबर हम उसका विरोध करेंगे और हम उसे गॉड अयप्पा के टेंपल में एंट्री नहीं पाने देंगे। तो आपको पता है कि बहुत बड़ी समाज सेविका तृप्ति देसाई ने कोशिश की जब ये फैसला आया और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए उन समाज सेविका ने, सोशल वर्कर ने गॉड अयप्पा के टेंपल में दर्शन करने की इच्छा जताई। तो आपको पता है कि तृप्ति देसाई के साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार किया गया और महिलाओं के द्वारा ही उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया और जिसमें वो घायल हो गई क्योंकि महिलाओं ने बोला कि किसी भी कीमत में आप मेंस्ट्रुएशन एज में आती हैं तो इसी वजह से आपकी एंट्री हम यहाँ पर बैन करते हैं। तो वही बात है कि क्या इसके पीछे जो इन सारी चीजों के पीछे जो तर्क यहाँ पर उस बोर्ड ने रखा, त्रावणकोर अपने बोर्ड ने रखा जो टेंपल के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, उन्होंने जो रखा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपको नहीं लगता कि आपस में विरोधाभासी है? आपको नहीं लगता कि आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी ये दोनों चीजें हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट देने का काम किया है, आपको पता है। तो हमारे जो माननीय न्यायालय हैं वो हमेशा अपने निर्णय देने का काम करते हैं, पर निर्णयों के बाद उनका पालन करना या ना करना ये सदा ही सदा समाज के ऊपर निर्भर करता है, उसकी सोच के ऊपर, उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी मानसिकता में किस सीमा तक परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, ये अकेला ही फैसला नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैसले राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इस देश में लगातार, ठीक है, या तो संसद में कोई अधिनियम बनाकर अथवा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णयों को देकर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो भारतीय समाज के ऊपर दिए गए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद भी आप देख लीजिए, विशेष तौर से जब जब महिलाओं के ऊपर चर्चा होती है और विशेष तौर से जब जब हम महिलाओं के ऊपर बात करते हैं तो हम सदा ही सदा इन बातों को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि इतने सारे फैसले, इतने सारे अनुभव होने के बाद भी लगातार हम स्वयं पढ़े लिखे जागरूक नागरिक होने के बाद भी जो संविधान की सीमा
या दायरे के अंदर रहते हैं, उसके बाद भी लगातार हम इन फैसलों का विरोध करते हैं। और आपको पता है कि जैसे कि समलैंगिकता का फैसला हो गया, एडल्ट्री का हो गया, या सबरीमाला टेम्पल के ऊपर हो गया, ट्रिपल तलाक के ऊपर हो गया, तो आप देखते हैं कि लगातार इन फैसलों का विरोध भारतीय समाज के द्वारा किया गया। और कभी कभी तो जिस वर्ग के लिए ये निर्णय दिए गए, जैसे कि ये मुख्य रूप से ये सभी निर्णय महिलाओं के लिए दिए गए, तो मुख्य रूप से देखा गया कि भारतीय समाज में महिलाओं के द्वारा ही, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय या समुदाय से आती थी, उन्होंने स्वयं अपने लिए दिए गए इन निर्णयों के विरुद्ध खड़े होकर इन निर्णयों को धता बताया और बताया कि हम इन निर्णयों को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले जरूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट इन निर्णयों को दे, तो आपको पता है कि एक समीक्षात्मक रूप से, आलोचनात्मक मूल्यांकन रूप से आपको ये जो प्रश्न है वो यूपीएससी के अंदर किए जाएंगे या इंटरव्यूज में आपसे पूछे जाएंगे। सोशियोलॉजी में तो हम इन्हें बहुत ही डेप्थ में जाकर डिस्कस करेंगे। ये तो बस मेरा एक तरीके से एक वे ऑफ टीचिंग क्या रहेगी, मैं उसको आपको बताना चाह रही हूँ। किस तरीके की चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हैं सोशियोलॉजी के अंदर जो कवर होती हैं, मैं उन सारी चीजों को लेकर ये बात कर रही हूँ। तो वही चीजें हैं कि जब तक हम समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक कि समाज जागरूक नहीं होगा, और विशेष तौर से जब तक ये फैसले मतलब मुख्य रूप से महिलाओं के लिए आ रहे हैं, तो जब तक मुख्य रूप से महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तो आप देख लीजिए कि तब तक इन फैसलों का कोई प्रभाव भारतीय समाज के ऊपर नहीं होगा। तो आप देख लीजिए और समझ लीजिए ये सारी चीजें हैं। बाकी इसमें मुख्य रूप से यही है कि आर्टिकल 14 और जो आर्टिकल 25 है, ठीक है, उसके ऊपर जो मतलब उसका जो वायलेशन है उसको लेकर ये याचिका डाली गई थी, पिटीशन डाली गई थी। और आपको पता है, साथ ही बताता है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 26 का भी वायलेशन होता है, जहां पर हमें गारंटी मिलती है सारी चीजों की। तो आर्टिकल 26 मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, तो उसमें अनुच्छेद 25 और 26 का जो वायलेशन है वो होता है। और जो ट्रावनकोर देवासम बोर्ड है, तो बेसिकली जो बोर्ड का नाम है, जो पूरे गौड़यप्पा के टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसकी देखरेख करता है, प्रबंध का काम करता है, तो वो ट्रावनकोर देवासन बोर्ड है, ठीक है, जो ऑटोनोमस बॉडी है वहां पर, और जिसको पूरी तरीके से ये अधिकार है कि उन सारी चीजों के ऊपर बात करे, ठीक है। तो उसको 1950 में ये राइट दिया गया था और उन्हीं की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया। उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न घाट के ऊपर पथानमथिट्टा है, कुछ वहाँ का क्लाइमेट, कुछ वहाँ का जो भू आकृति है या भूस्थल है, वो भी कुछ इस प्रकार का है कि वो महिलाओं के लिए थोड़ा सा सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके के भी जो बयान है वो देवासन, जो ट्रावनकोर देवासन बोर्ड है, उसकी ओर से आए, और लगातार उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से महिलाओं की 10 से 50 वर्ष तक की जो महिलाओं की एंट्री है वो बैन हो। एंड बहुत ही सीधी सी बात है कि 21st सेंचुरी में नेचुरल फिनोमेनन को लेकर इस तरीके के बैन करना या प्रोहिबिशन करना, ये अपने आप में निरा एक मूर्खतापूर्ण कार्य ही प्रतीत होता है। कि आज के समय में जब हम इस साइंटिफिक एरा में रह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम लगातार 21st सेंचुरी में हैं, हमने बहुत कुछ बदलाव कर लिया है, ठीक है, दुनिया चांद पर मंगल मिशन मतलब हम तैयार कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं। उस जैसे एरा के अंदर अगर हम बात करते हैं, मतलब इस तरीके के प्योरिटी इम्प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को, चाहे वो जातिवाद को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में, मैंने क्या बोला, एक निरी मूर्खता को बताते हैं। और इन सब का जो एक्चुअली समापन है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। तो देख लीजिए इस तरीके का जो ये टॉपिक है। तो इसी तरीके के जो और भी टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग आगे के अपने वीडियोस में और भी बात करेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। रियली थैंक यू सो मच।